हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 को खत्म कर लिया था। क्या था? मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, जिसके बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। आज का हमारा यूनिट कौन सा है? यूनिट नंबर 3। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, इट इज़ आवर वीडियो नंबर 26, सो #26। जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड का कंसेप्ट पढ़ के आया था। डिमांड क्या था? इट इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर विलिंग टू बाय। ठीक है, एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदने का इच्छा करता है, उसी को क्या कहा जाता है? डिमांड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ एग्रीगेट। ठीक है, तो वहां पे हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। यहाँ क्या है? टोटल है कि नहीं? एग्रीगेट जैसे कि सम टोटल होता है, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में मतलब एक साल में पूरा सेक्टर मिलके, हर कोई मिलके कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स का डिमांड करता है, विलिंगनेस टू बाय करता है, उसी को क्या कहा जाता है? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर गाइस? वहां पे हमने इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल क्वांटिटी, सम टोटल, पूरा कंज्यूमर मिलके कितना गुड्स एंड सर्विस का डिमांड कर रहा है, विलिंगनेस टू बाय कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? एग्रीगेट डिमांड। इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या होता है? ठीक है, कंपोनेंट को क्या हुआ? इकोनॉमिक बेसिस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग का बेसिकली दो तरह का इकोनॉमी होता है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये दो तरह का इकोनॉमी होता है। ओपन इकोनॉमी मतलब जहां पे हम फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हमने बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट किया, बाहर कंट्री से हमने इंपोर्ट किया, वो क्या है? ओपन इकोनॉमी। जहां पे ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने बाहर कंट्रीज के साथ लेन देन शुरू किया, उसी को क्या कहा जाता है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। क्लियर? ये फॉर्मेट आपने शायद देखा होगा, याद है कि नहीं? हमने नेशनल इनकम पढ़ते समय में जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, वहां पे हमने इस चीज को देखा था, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। क्लियर? तो यही होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पे सी क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोगों ने, हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया, घर घर का आदमी ने कितना खर्चा किया, वो हो गया सी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन आता है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। और एक चीज मैं बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ही क्या होता है? एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन में, इन एन इकोनॉमी विच आर प्लानिंग टू बाय। ठीक है, जहां पे प्लानिंग टू बाई होता है, बाई का मतलब ही क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अगर मुझे आज पेन चाहिए, पेन खरीदने के लिए मैंने मार्केट पे गया, 10 रुपया दिया, तभी तो उसने मुझे पेन दिया, तो मेरे तरफ से 10 रुपया क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब ही क्या होता है? एक्सपेंडिचर। आपने कितना एक्सपेंडिचर किया। तो यहां पे भी देखो, सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करता है, रोड बनाता है, रेलवे बनाता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनाता है, वहां भी एक्सपेंडिचर। तो जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन आई हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर। क्लियर? देन आता है X माइनस M, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ओपन इकोनॉमी है तो वहां एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होना है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको क्या कहा जाता है? नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? ये हो गया एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हमने देख लिया कहां का एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा, फॉरेन कंट्रीज के साथ हम कोई डील नहीं करेंगे, वो होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 2 सेक्टर इकोनॉमी।
3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा, एक्सपेंडिचर 3 सेक्टर से किया जाएगा, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। क्लियर, जिसमें क्या होगा C प्लस G प्लस I। क्लियर, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द साइड ऑफ हाउस होल्ड, देन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, देन I हो गया एक्सपेंडिचर फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर। ये हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। इसके बाद आता है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या, जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। एक्सपेंडिचर कौन करेगा, सिर्फ 2 ही, एक प्रोड्यूसर, दूसरा हाउस होल्ड। क्लियर, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस I। कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, सिर्फ प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर। क्लियर, इसी को कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड अंडर द क्लोज्ड इकोनॉमी ऑफ 2 सेक्टर। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने क्या देखा, C प्लस I, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, जब हम एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट में ना हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही मेनली पढ़ते हैं, जिसमें क्या था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, अगर आप पूरा सिलेबस में चले जाएंगे पूरा एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट में, जहां पे हम ना सिर्फ ये 2 सेक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, C प्लस I। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बाकी जो सेक्टर है ना, बाकी सब सेक्टर में ये C प्लस I क्या है, कॉमन। अगर सपोज मान के चलो हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी ले लिया, 3 सेक्टर इकोनॉमी में C प्लस G प्लस I था, उसमें G था, लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी में तो G नहीं है, तो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी को क्या कर दिया, एक्सक्लूड। अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी को लेते हैं, और अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी को लेते हैं जहां पे C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, वहां पे हमने दोनों रिमेनिंग सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया, 3 सेक्टर और क्लोज 2 सेक्टर। क्लियर, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हम 3rd नंबर वाला को ही लेते हैं, जो क्या था, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें C प्लस I जो दोनों में क्या होता है, कॉमन। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, C प्लस I, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्लियर, ये होता है एग्रीगेट डिमांड अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एग्रीगेट डिमांड में अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, C प्लस I। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, दिस आर दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, जो आपका इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जितना भी इनकम बढ़ जाओ या कम जाओ, दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप किसी रेंट पे बैठ रहे हैं, किसी के घर में रेंट पे बैठ रहे हैं, तो आपका सैलरी अब है मान के चलो 10,000 रुपया, तो आप जो रेंट में बैठ रहे हैं उसका रेंट का प्राइस है से 4,000। क्लियर, तो आप जब वो रेंट लिया था तो उसका रेंट का प्राइस था 4,000। फिर आप जब सपोज मान के चलो 6 महीना बैठा, 6 महीने बाद में आपका सैलरी बढ़ के हो गया 20,000। क्लियर, आपका सैलरी तो बढ़ गया 20,000। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बिल्डिंग का रेंट वाला जो ऑनर है, रेंट ऑनर ने भी क्या किया, आपका रेंट को डबल। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि आपका सैलरी चाहे जितना भी बढ़ जाओ, ये रेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर, इसी को कहा जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो आपका इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। इनकम विल रिमेन कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज, बट रेंट क्या होगा, कांस्टेंट। चाहे आपका इनकम डिक्रीज होके 5,000 भी हो जाए, फिर भी आपको रेंट तो 4,000 ही देना पड़ेगा। क्लियर, ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट, जो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। क्लियर, और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, जो आपके इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इनकम बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना इनकम घटेगा इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, घटेगा। सपोज मेरा क्या हो गया, सैलरी अब इंक्रीज होके मान के चलो 50,000 हो गया, मेरा सैलरी 10,000 से 50,000 सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, तो साथ ही साथ मैं प्लान क्या करूंगा, चलो अब बाइक खरीद लेते हैं। ठीक है, और कितना पैदल चलेगा, चलो बाइक खरीद लेते। तो जैसे ही मेरा इनकम बढ़ा, मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, मैंने बाइक खरीद लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जितना इनकम बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, वो होता है इंड्यूस्ड। और जहां पे इनकम का बढ़ने से भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं हम इस एग्रीगेट डिमांड को। जैसे कि मैंने बताया था, एग्रीगेट डिमांड में हमें 2 कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ना है, C प्लस I। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, एग्रीगेट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम।
ठीक है, वो आपका पूरा इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड का मतलब भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर किसके ऊपर बेस करता है, आपके इनकम का ऊपर। जितना इनकम बढ़ेगा उतना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो वही होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। जितना इनकम बढ़ा उतना एक्सपेंडिचर बढ़ा। ठीक है, अब इस टेबल में देखते हैं। मान के चलो मेरा इनकम क्या हुआ, 0 से लेके 600 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ 100 करके, 0, 100, 200, 300, 400 एंड लाइकवाइज 600 तक मेरा इनकम इंक्रीज हुआ। इसके बाद आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन भी क्या होगा, इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, पहले मैं सिर्फ दाल चावल खाता था घर में, अब जैसे ही मेरा इनकम बढ़ गया मैंने मीट खाना शुरू कर दिया, मछली खाना शुरू कर दिया। तो जैसे इनकम बढ़ा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। ठीक है, तो जब इनकम 0 था तो मेरा कंजम्पशन 40, इनकम बढ़ के हो गया 100, कंजम्पशन बढ़ के हो गया 120, इनकम बढ़ के हो गया 200, मेरा कंजम्पशन बढ़ के हो गया कितना, 200। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ा मेरा कंजम्पशन भी बढ़ गया, लेकिन कितना का रेशियो से, 80-80-80। ठीक है, इनकम भी बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मच हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। आपका इनकम जितना फास्ट ग्रोथ होता है कंजम्पशन कभी भी उतना फास्ट ग्रोथ नहीं होता है। क्लियर? तो कंजम्पशन भी मेरा इंक्रीज हुआ 40, 120, 200, 280, देन 360, लाइकवाइज कंटिन्यूअसली मेरा कंजम्पशन भी क्या हुआ, इंक्रीज। ठीक है, देन आता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस। ये यहाँ पे हम कौन सा इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या था, विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, जो आपका इनकम का ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, सपोज मान के चलो 20, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ा मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट, 20 20 20 20 20 करके, लाइकवाइज वो हमेशा क्या रह गया, कांस्टेंट। मेरा इन्वेस्टमेंट तो, मेरा इनकम तो इंक्रीज हुआ बट इन्वेस्टमेंट क्या है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, प्लस, तभी तो मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, दोनों को प्लस करना है। तो दोनों को प्लस कर दिया हमने, क्या मिला 60, देन उसके बाद आया 140, लाइकवाइज हमने उसको प्लस करता गया। ठीक है, क्लियर? ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I करके हमें क्या मिल गया, एग्रीगेट डिमांड। हमारा इनकम क्या हुआ, इंक्रीज 0, 100, 200, 300, 400, लाइकवाइज 600 तक हमारा इनकम इंक्रीज हुआ, और यहां हमारा एग्रीगेट डिमांड भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता गया। ठीक है, इनकम भी इंक्रीज और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज। अब हमें सबसे पहले बनाना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था, कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर जो कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी क्लास 11 में भी पढ़ के आया था, इकोनॉमी में जब भी कोई चीज कांस्टेंट होता है तो वो पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हमारा कांस्टेंट, तो उसको हमने क्या कर दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। देन आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, तो उसको हमने कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व जो कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। उसके बाद आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कभी डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज, कंजम्पशन भी इंक्रीज, बट इन्वेस्टमेंट क्या है, रिमेन कांस्टेंट। यहां पे डायग्राम में एक चीज देखने का क्या है कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन, अगर आप गौर से देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन क्या आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड क्या है, दोनों पैरेलल, दोनों ना कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? समटाइम एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया कि व्हाई एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल वे में क्यों फ्लो करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि द गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन, ये दोनों का गैप को क्रिएट कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या है, हमेशा कांस्टेंट, इसीलिए दोनों क्या होता है, हमेशा पैरेलल वे में फ्लो करता है। क्लियर? तो यहां तक हो गया एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा। देन उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसमें ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, देन उसके बाद डायग्राम। क्लियर गाइस? जैसे कि मैंने पहले भी बता के आया कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट 3, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस यूनिट से आपको 12 मार्क आता है। ठीक है, तो इस यूनिट को हमें टोटली क्लियर करना है।
क्लियर गाइस? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।